Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाउलो फेरे और उनके शिक्षा दर्शन के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है इवान इलिच और शिक्षा दर्शन। देखिए दोस्तों, इवान इलिच एक पाश्चात्य विद्वान है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनके माता-पिता दोनों अलग-अलग वंश से संबंधित थे। इनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने कहा कि एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उस शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। इवान इलिच के परिचय के बारे में देखते हैं। इवान इलिच का जन्म 4 सितंबर 1926 को ऑस्ट्रिया के वियना नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम इवान पीटर इलिच था। इनके पिता कैथोलिक तथा माता यहूदी वंश से संबंधित थी। इवान इलिच को ग्रीक, स्पेनिश, पुर्तगाली, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त था। इनके द्वारा प्रमुख रूप से दार्शनिक विषयों एवं शैक्षिक विषयों पर विचार व्यक्त किए गए। देखिए दोस्तों, इवान इलिच जी के विचार दार्शनिक विषय शैक्षिक विषयों से संबंधित है। ये एक दार्शनिक थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके शिक्षा दर्शन के बारे में देखते हैं। इवान इलिच का शिक्षा दर्शन उसकी स्वयं की विचारधाराओं पर आधारित है। उनका मानना है कि व्यक्ति को किसी भी व्यवस्था को समग्र रूप से एवं उपयोगी रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज का हित हो। देखिए दोस्तों, पाउलो फेरे, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि के विचार भी समग्र विकास की बात करते हैं। और पाउलो फेरे जी ने स्वयं हित के बजाय सार्वजनिक हित को महत्वपूर्ण माना। वैसे ही इवान इलिच जी संपूर्ण समाज के हित की बात करते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण समाज का हित हो, हमारे संपूर्ण समाज की उन्नति हो। तथा इनके जो शैक्षिक विचार थे, इनकी स्वयं की विचारधाराओं पर आधारित हैं। ये एक पूरी व्यवस्था को एक समग्र रूप से देखते हैं और पूरी व्यवस्था की उन्नति करना चाहते हैं। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं। फर्स्ट, शिक्षा की व्यवस्था को किसी भी छात्र पर लादने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्ञान आवश्यकता के समय ही प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है उसे किसी छात्र पर लादने या थोपने का कार्य नहीं करना चाहिए। उससे जिस चीज की आवश्यकता है, जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उस उस जैसा ज्ञान उसी समय पर प्रदान किया जाना चाहिए जब उसको आवश्यकता है। यानी दोस्तों, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। सेकंड, छात्रों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप ज्ञानात्मक व्यवस्था उपलब्ध कराना शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात विद्यार्थियों को जब भी आवश्यक हो तब उसे शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है कि छात्र को जिस प्रकार की आवश्यकता है उसे उसी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए। यानी छात्र को उसकी रुचि के अनुसार ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए या ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और विद्यार्थी को जब आवश्यक हो, जिस समय उसको आवश्यकता है, उसी समय उसको शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। जिस समय विद्यार्थी चाहे कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी रुचि जागृत हो ज्ञान के प्रति, उसी समय उसको शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। थर्ड, शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक विषय पर पूर्ण सामग्री एवं विचारों की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे छात्र को उसके रुचिपूर्ण विषय पर व्यापक रूप से ज्ञान प्राप्त हो सके। इससे छात्रों की समस्त जिज्ञासाएं शांत हो सकेंगी। देखिए दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक विषय पर पूर्ण सामग्री एवं विचारों की उपलब्धता होनी चाहिए। उस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सहायक सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय पर व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसी उसकी रुचि है, जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की उसकी रुचि है, उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सके, जिससे उसके मन में उदित
जिज्ञासाएं शांत हो सकेंगी। वो अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान ग्रहण कर लेगा तो उसके मन की जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। फोर्थ, शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिकता का समावेश होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांतों के साथ साथ छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान ही उपयोगी होता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहकर अपना जीवन यापन करता है, तो उसे व्यवहारिकता बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिकता को समावेश करना चाहिए, ऐसा इवान इलिच जी मानते हैं। क्योंकि सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। मनुष्य एक समाज में रहता है, तो एक दूसरे प्राणी से विचारों के आदान प्रदान के लिए व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था में समग्रता का समावेश होना चाहिए, क्योंकि हम छात्र का समग्र विकास करना चाहते हैं। इसके लिए छात्र का व्यापक एवं बहुआयामी क्षेत्र होना चाहिए, जिससे छात्र अपनी आवश्यकता एवं परिवर्तित समाज के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों, ये शिक्षा व्यवस्था की समग्रता की बात करते हैं कि हम छात्र का समग्र विकास करना चाहते हैं। जैसे पाउलो फेरे, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने बताया कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हमारी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए। चाहे बच्चे का मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे बौद्धिक पक्ष हो, सभी पक्षों का विकास करना, ऐसा हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए व्यापक क्षेत्र एवं बहुआयामी होना चाहिए कि बच्चा किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि इन्होंने समग्रता पर, शिक्षा की समग्रता पर बल दिया है, जिससे छात्र अपनी आवश्यकता तथा समाज के बदलते उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था सार्वभौमिक रूप में होनी चाहिए, यानी शिक्षा व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था जिससे एक राष्ट्र में अच्छे नागरिक उत्पन्न होके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय उन्नति में अपना योगदान दे सके, उन्नति में भागीदार बन सके। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझ सकें तथा अपने अनुभवों को समाज उपयोगी कार्यों के लिए प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए वे कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था पर बल देते हैं। देखिए दोस्तों, एक दूसरे के विचारों को समझना और अपने अनुभवों को समाज उपयोगी कार्यों में लगाने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हमारे अनुभवों को प्रयोग में ला सकते हैं, हमारे अनुभवों का समाज को उपयोगी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते हैं, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सार्वभौमिक हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, एक जैसी हो, जब चाहे बच्चा जब शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसा इवान इलिच जी मानते हैं। अब इनके अनुसार शिक्षण विधियों के लिए कौन सी शिक्षण विधियां बच्चे के सर्वाधिक विकास में अधिक से अधिक सहायक होंगी? इवान इलिच जी का मानना है कि जब तक छात्र किसी सिद्धांत का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक उसको व्यवहारिक समस्याओं का ज्ञान नहीं होगा, न ही वह उन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा। इस प्रकार इवान इलिच स्वयं अनुभव संबंधित शिक्षण प्रयोग विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि, करके सीखने की विधि, अनुसंधान विधि एवं क्रियाशीलता आधारित शिक्षण विधियों को महत्व प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि छात्र किसी सिद्धांत का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक व्यवहारिक समस्याओं का ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों, प्रयोग करके ही उसको समस्या का पता चलता है, और जो उसके व्यवहार में जो समस्याएं आती है, उनके समाधान के लिए उनको सिद्धांतों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि जब बच्चा प्रयोग करेगा तो सिद्धांतों का उपयोग करेगा और फिर स्वयं की समस्याओं का हल करेगा। इसलिए इन्होंने स्वयं अनुभव संबंधित शिक्षण विधि के प्रयोग पर बल दिया है।
इन्होंने जॉन डीवी की तरह करके सीखने पर बल दिया है कि बच्चा करके सर्वाधिक सीख सकता है, अच्छे से अच्छा सीख सकता है। और इन्होंने अनुसंधान विधि, बिल्कुल नई विधि को अपनाया है कि बच्चा अनुसंधान के द्वारा अपने विचारों को वाद विवाद के द्वारा अपने विचारों को बाहर निकालता है, जिससे बच्चा अच्छा सीखता है। और क्रियाशीलता आधारित शिक्षण विधि पर भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि क्रिया करके बच्चा अधिक सीखेगा। नेक्स्ट, इन्होंने शिक्षक और विद्यार्थी के संबंधों के बारे में भी बताया है कि एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य क्या संबंध होने चाहिए, दोनों में जुड़ाव किस प्रकार का होना चाहिए। इवान इलिच जी का मानना है कि शिक्षक की भूमिका मात्र सुविधादाता की होती है, जो छात्र को ज्ञान के स्रोतों से परिचय करवाता है। शिक्षक की भूमिका उसको स्रोत बताने तक ही सीमित है। अन्य कार्य विद्यार्थी को स्वयं करने चाहिए। इस प्रकार शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि विद्यार्थी स्वयं सीखता है, बस शिक्षक की भूमिका एक उसको सुविधादाता के रूप में होती है, उसको ज्ञान के स्रोतों से परिचय करवाता है। शिक्षक की भूमिका इतनी होती है कि वो बच्चों को ज्ञान के स्रोतों से परिचित करवा देता है, उसके बाद उन स्रोतों से बच्चा स्वयं करके सीखता है, स्वयं विद्यार्थी सीखता है। शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का इतना ही है, एक सुविधाता के रूप में। इनके अनुसार छात्र को सर्वप्रथम अपनी रुचि व योग्यता का ज्ञान कराते हुए ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए तथा उन साधनों के संपर्क में रहना चाहिए जो प्रत्येक समय उसकी ज्ञानात्मक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सके। देखिए दोस्तों, ये छात्र की रुचि और योग्यता के अनुसार उसे ज्ञान प्रदान करने के प्रबल समर्थक हैं, और उसी प्रकार से साधनों पर विचार करना चाहिए कि बच्चे की किस विषय में रुचि है, योग्यता है, उसी विषय के साधनों पर विचार करना चाहिए, उसी तरह के साधन उसको उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे बच्चा उन संसाधनों के संपर्क में रहे और व्यक्तिगत तथा ज्ञानात्मक अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। और देखिए दोस्तों, इवान इलिच जी के अनुशासन संबंधित विचार, इन्होंने अनुशासन को सबसे अच्छे प्रकार से समझाया है कि विद्यार्थी जीवन के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। यदि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं बन सकता, एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हो सकता। इवान इलिच जी के अनुसार अनुशासन के अभाव में सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा स्रोतों का उपयोग करने के लिए वे विचारों के आदान प्रदान में अनुशासन सहायक है, आवश्यक भी है। अतः वे अनुशासन की व्यवस्था को शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य मानते हैं। देखिए दोस्तों, यदि अनुशासन नहीं होगा तो बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हो सकता। एक दूसरे से अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए अनुशासन की अति आवश्यकता है। बिना अनुशासन के हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे के सामने अच्छे विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, अच्छी प्रकार से हम हमारे विचारों को भी बिना अनुशासन के प्रकट नहीं कर सकते। अच्छे विचारों को प्रकट करने के लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता है, और इन्होंने अनुशासन व्यवस्था को शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य माना है कि इन पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए अनुशासन आवश्यक है। इवान इलिच का कहना है कि अनुशासन का उद्देश्य छात्र एवं समाज का समग्र विकास करना होना चाहिए। यदि कोई संस्था या विद्यालय अनुशासन के नाम पर छात्रों की रुचि, स्वतंत्रता व स्वाभाविक विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है तो वह अनुशासन ऋणात्मक होगा और उसे अनुशासन न मानकर नियंत्रण माना जाएगा। देखिए दोस्तों, इवान इलिच जी कहते हैं कि अनुशासन का उद्देश्य छात्र तथा समाज का समग्र विकास करना होना चाहिए, और एक अनुशासन के द्वारा ही बच्चे का तथा मानव का अच्छा सामाजिक विकास किया जा सकता है। तथा यदि कोई विद्यालय स्वतंत्रता, छात्रों की
स्वतंत्रता एवं स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है, यानी कि उन पर रोक लगाती है, तो वो ऋणात्मक अनुशासन होगा। अनुशासन न मानकर उसे अनुशासन नहीं माना जाएगा, उसे नियंत्रण माना जाएगा कि बच्चे को उस पर दबाव बनाया जा रहा है, बच्चे पर नियंत्रण अधिक किया जा रहा है, उसे अनुशासन नहीं सिखाया जा रहा है। यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो उसे अपने समाज के विकास के लिए तथा सामाजिक विकास के लिए उसे अनुशासन की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा इवान इलिच जी ने बताया है। थैंक यू दोस्तों।